अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हमने गुजरात में क्या किया, एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए कोई भी खिलाती है सीधी ऑनलाइन जाती है। जनता को बताएंगे तमिल विरोधी है तो डीएमके सरकार है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता। पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहाँ जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। ऐसे ही लोग मोदी मोदी नहीं चिल्लाते हैं और ऐसे ही पूरे देश में मोदी मोदी के नारे नहीं लगते हैं। जहां जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वहां पर मोदी मोदी से पूरा देश गूंज उठता है। समझते थे कि अब मुमकिन हो चला है, वह भी अब समझने लगे कि यह अब नामुमकिन हो चुका है। सत्ता का कोई हिलाने वाला अभी उनके लिए नहीं खड़ा है। अगर लोगों ने बड़ी कोशिश की और इंडिया गठबंधन बनाया और तमाम कोशिशें की कि मैं उन्हें तख्ता पलट कर दूंगा, लेकिन उनका बाल बांका भी नहीं उठा पाए या गिरा पाए। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे हुआ, इसके पीछे का वजह क्या था। क्योंकि ऐसे ही हस्तियां क्रिएट नहीं होती, ऐसे कोई लिफाफा नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई राजा नहीं बन जाता। उसके पीछे का कई संघर्ष, उसके पीछे का कई कारण और उनके पीछे का कई सारे जो मेहनत है, दर्द है, वह कोई नहीं देखता है। शायद इसी वजह से नहीं पहचान पाते हैं और सत्ता गिराने की तमाम कोशिशें करने लगते हैं और फेल होते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए क्या था 2014 जब देश में आर्थिक प्रॉब्लम्स था। 2008 के बाद 9 में आर्थिक मंदी आई थी, प्रॉब्लम्स हुआ था और कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस से ऊब चुके थे कि कुछ नया हो, कुछ नया परिवर्तन हो और कुछ नया बदलाव हो और देश में एक नया क्रिएशन हो। और एक नया बदलाव को लेकर करके यह कहीं ना कहीं देश चाह रही थी। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य तरक्की के दुनिया में आगे बढ़ रहा था, यानी भारत की दुनिया में अगर कोई राज्य आगे बढ़ रहा था तो एक ही था, वो है गुजरात। और गुजरात मॉडल जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, उसके नेता नरेंद्र मोदी थे, यानी वहाँ के सीएम थे और वहाँ को गुजरात मॉडल को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लोगों को लगा कि देश में यह मॉडल काम करेगा तो देश भी एक नया तौर पर जाना जाएगा, एक नया रिप्रेजेंटेशन होगा। और उसी को लेकर के 2014 में लोगों ने उन्हें सराहा और 282 सीटों पर सत्ता उनके हाथों में दे दिया। सत्ता हाथ में मिलते ही मेजॉरिटी के साथ आए और पूरी तरह से मोदी के नारे लगे और यह भारत से लेकर के अमेरिका तक मोदी के नारे गूंजने लगे और हर जगह हर घर मोदी 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 के बात होने लगे। अब देखिए कि 282 सीटों की सत्ता ला करके उन्होंने 272 आंकड़ों का पार कर दिया और एक बहुमत की सरकार बनते ही उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लाए और देश को बता दिया कि ऐसे धांधली करने वाले की अब खैर नहीं, अब हम आ चुके हैं। मोदी रहेगा तो हर चीज़ मुमकिन है। और जितने भी लुटेरे हैं, जितने भी तमाम पैसे रखे हैं, वो सब जलाना शुरू कर दिए या तो नदी में बहाना शुरू कर दिए। वो दिन याद होगा 2014 का जब जीएसटी आई थी, नोटबंदी। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोट बंद होने वाले थे, उसको लेकर के तमाम घटनाएं शुरू हो चुकी थी और वही कड़े फैसले थे। लोग ने उन्हें प्यार देना शुरू किया और दिल में मोदी के नाम के दिए जलाने शुरू कर दिए और वह धीरे धीरे बढ़ता गया और 2019 में और भी ज़्यादा तेज जला लो और उसके बाद 330 सीट ला करके और भी जनमत में बड़ा कर दिया। और ऐसा लगा कि अब मोदी को हराना मुमकिन ही नहीं, अब नामुमकिन सा हो गया था। कि जब 282 सीट लाए थे तभी से लगने लगा था कि सत्ता में अब मोदी का जलवा है, लेकिन 2019 में वो 300 का भी आंकड़ा पार कर दिए। अब लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए 303 लाने के बाद मोदी ने और भी कड़े कड़े फैसले लिए। 3 तलाक
जो मुसलमानों के खिलाफ था वो सारे बिल को पास करवा दिए। कितनी सारी मुस्लिम माताएं हैं वो खुश हो गई, मुस्लिम बहनें खुश हो गई, और कहीं ना कहीं उनको लेकर के जो नाइंसाफ़ी होती थी उसको लेकर के मुस्लिम का एक बड़ा जनादेश भी मिलने लगा, और फिर से मोदी के नारे फिर से गूंजने लगे। उसके बाद जम्मू से आर्टिकल जो 370 था उनको हटाया, NRC लाया, फिर अग्निपथ जैसे योजनाएं ला करके कई लोगों के दिल में हलचल मचा दिया। लेकिन हालांकि अग्निपथ का जो योजना था कहीं ना कहीं वो बहाली को लेकर के कई लोगों को नहीं लगा, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के विपक्ष ने एक अलग मोर्चा खोल दिया कि सारे यूथ को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और लोग उसको लेकर के सारे यूथ कहीं ना कहीं इस बीजेपी से नाराज होने लगे कि हमारी नौकरियां छीन रही है, हम 4 साल नौकरी लेकर के करेंगे क्या। और इसी को लेकर के एक जन आंदोलन हुआ और कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि विपक्ष उसके लेकर के पूरा विपक्ष एक हो गया, चाहे वो ममता बनर्जी हो बंगाल से, चाहे दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हो, चाहे यूपी से समाजवादी पार्टी हो, और भी कई घटक दल, सबको मिला कर करके, और बिहार से देखिए नीतीश कुमार को भी शामिल कर लिया, लालू यादव को शामिल कर लिया और इंडिया गठबंधन बना दिया। लेकिन ये सब कुछ बनाए तो हैं, लोगों ने इस पर काम भी शुरू किया, लेकिन इसका सबसे जो बड़ी मसला निकल करके आ रहा था कि इनके नेता कौन होंगे, यही में यह इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दरार होने लगी। हालांकि वह बड़ा ज़बरदस्त काम किए और 2024 भी आ गया और मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिए। जो लोग मोदी के दिए जला रहे थे और कह रहे थे कि इस बार 400 पार, इस बार 300 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए और अपने बहुमत 272 से पीछे रह गए, 240 पर सिमट गई। देश में फिर से सन्नाटा सा आ गया कि अब कौन होगा, अब कौन कर्णधार होगा, अब कौन संभालेगा देश को, क्योंकि मोदी जैसा तो कोई है नहीं। और इंडिया में भी गठबंधन में अब हर कोई प्रधानमंत्री के लेकर करके आपस में विस्फोट करना शुरू कर दिया कि हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री, और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन में एक असंतोष भी फैल रहा था। इसी असंतोष ने मोदी को एक नई चिंगारी दी और उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को अपने खाते में ले लिया और उधर आंध्रा को यानी टीडीपी नायडू को अपने साथ बिठा लिया और फिर से सरकार में 3-0 की सरकार बना ली। फिर से इंडिया गठबंधन देखते रह गया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अब कैसे होगा, अब सब कुछ खत्म सा हो गया। लगता है कि ये तीसरी बार आने के बाद अब लगता है कि अब हमारा कौन सा पलड़ा भारी होगा, कौन सा नहीं होगा। ये सब तमाम खेलें चल रही थी और उसी को लेकर करके अब सरकार के पास, विपक्ष के पास कोई वजह नहीं रहा कि कैसे घेरे, कैसे पकड़े, कैसे तोड़े। तब उन्होंने एक नया नारा लगाया कि सरकार अब 4 पहियों की सरकार नहीं रही, अब सरकार बैसाखियों की सरकार हो गई। यानी अब 3 पहिए वाली सरकार हो गई। कब टूट जाएगी? बैसाखी का सहारा लेके चल रही है। कैसे एक अपाहिज लोग बैसाखी का सहारा लेके चलते हैं, उसको थोड़ा सा धक्का दे दो तो कब गिर जाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये सब जानता है। लेकिन जो बैसाखी पे चढ़ा होता है उन्हें भी पता होता है कि मेरी बैसाखी कितनी मजबूत है। और इसीलिए आज तक भी हिमालय हो और एवरेस्ट पर भी बिना बैसाखी वाले भी लोग, अपाहिज भी लोग चढ़ जाते हैं। उसके कई सारे भारत में एग्जाम्पल है। लोग ये भूल गए थे कि हिमालय पे चढ़ने वाला भी लोग बिना पैर वाले भी हैं, और यह जज्बा भारत ने ही सबको दिया है कि बिना बैसाखी के कैसी चढ़ी जाती है। और उसका कहीं ना कहीं इलाज था वक्फ बोर्ड बिल, और इसी पर लोगों ने घेरा कि अब बैसाखी टूटने वाली है। और कहीं ना कहीं यह जनसैलाब भी लाया गया और आंदोलन भी लाया गया और मुसलमानों को उस्काया गया। और उसमें कहीं ना कहीं ओवैसी एक बहुत बड़े नेता हैं मुसलमानों के, वो जो कह देते हैं वही सत्य हो जाता है। और दूसरे अरशद मदनी जैसे नेता, ऐसे ऐसे बड़े जो नेता हैं, लीडर हैं, उनके मन में यह चीज़ें था कि हम जो कहेंगे मुस्लिम भाई मानेंगे और कहीं भी सरकार को उलट पुलट कर दे सकते हैं। अब इंडिया गठबंधन ने मुस्लिमों का सपोर्ट लिया और उनके नाम से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब ओम भूर्भुस्व के नारे ना लगने लग के जी हजूर और आदाब के नारे लगने लगे। और इसी बीच रमजान था और वक्फ बिल बोर्ड का भी समय था। देखिए मामला कितना गर्म था
और नायडू को लोग हड़काएं, ओवैसी जैसे लोग हड़काएं, जिसने भी स्पेशली नाम लेकर कर ओवैसी ने भरे संसद में, भरे बाजार में, भरे मंच पर बोला है कि नायडू हो, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार, अगर साथ दिया वक्फ बोर्ड बिल का तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी उसको धाराशाही कर देंगे, कोई भी उनका साथ नहीं देगा। पूरे माहौल गर्म हो गया था। हालांकि टीडीपी नेता भी डर गए थे, उनके साथ नमाज भी पढ़ने लगे और रमज़ान भी और रफ्तारी भी करने लगे। नीतीश कुमार भी सुर धीरे धीरे मिलाने लगे थे, क्योंकि उनको भी प्रेशर होने लगा था मुसलमानों को लेकर करके कि अब क्या करें, ये तो हमारे ही पीछे पड़ गए। और मुस्लिम लोग ऐसे पीछे पड़ गए। और इस समय भी अब बारी थी सत्ता को लेकर के कि कहीं ना कहीं सरकार को गिरा देंगे। तो यह केवल सोच था और इंडिया गठबंधन ने पूरी सोच लगा दी, पूरे दम लगा दिया, लेकिन बैसाखी को समझ नहीं पाए थे। जो मैंने बोला था कि बिना पैर वाले भी एवरेस्ट के शिखर चढ़ते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे जज्बे वाले लोग भारत के ही होते हैं। ऐसे कितने सारे शेरपा हैं जो हिमालय को फतह किए हैं बिना पैरों के। तो फिर भी यहाँ तो बैसाखी है, और बैसाखी ऐसी कि इसका ऐसा जोड़ कि कोई समझ न पाए। इसीलिए बड़े बड़े नेता फेल होते हुए दिखाई पड़े। और देखिए, एक ऐसा जनसैलाब हुआ, एक ऐसा मुहिम छेड़ी गई, और ऐसी मुहिम में सदन में जब वक्फ बिल बोर्ड लागू होना था, या लोकसभा में या राज्यसभा में, उस दोनों समय मोदी ना लोकसभा में थे ना राज्यसभा में थे। या तो वो थाईलैंड की यात्रा पर थे, या तो वो श्रीलंका की यात्रा पर थे, यानी अपने देश में ही नहीं थे। और सारी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर लोड कर दिए। और अमित शाह ने भी अपनी चाणक्य नीति लगाई और टीडीपी को समझा दिया और जेडीयू को भी समझा दिया कि ये बैसाखी का जोड़ ये हल्का का जोड़ नहीं है, एक बार जो लग गया वो हटेगा नहीं। और इसका कहीं ना कहीं समर्थन दे करके यह क्लियरली कर दिया कि ये जो बैसाखी पे चलने वाली सरकार अब बैसाखी नहीं है, यह अटूट जोड़ है, यह टूटने वाला नहीं है। और इसी तरह से कई सारी कोशिशें विपक्ष की नाकाम होती हुई दिखाई पड़ी, और मोदी को जो सत्ता को हटाने के फिराक में थे वह सब बेबुनियाद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि बड़े बड़े लीडर, संजय राउत जैसे लोग जो वक्फ बिल को लेकर के सरकार को घेर रहे थे कि गिरा देंगे, उधर ममता बनर्जी गिराने के फिराक में थी, टीडीपी को लेवल लपेट रहे थे, और पूरे विपक्ष के लोग तो थे ही, लेकिन बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी तक नहीं बोल पाए विपक्ष में, वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के चुप साइलेंट हो गए। संजय राउत, शिवसेना के बड़े नेता, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे। मामला ही ऐसा है। और देखिए, जिसको बोलना था वो तो है ही नहीं, मोदी तो है ही नहीं इंडिया में। यही होती है जज्बा, यही होता है सोच, यही होता है सत्ता का खेल। जो समझ गया वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। फिलहाल आप इस चीज़ों के बारे में लेकर के क्या सोचते हैं? क्या हो सकता है? विपक्ष किस तरह से अब भूमिका निभाएगी, या मोदी के सारे जो तार हैं अब तोड़ पाएगी, क्या उसी तारों में पिस के रह जाएगी? इस तमाम खबरों के साथ बने रहे। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और अपना एक कमेंट देना ना भूलें।